नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। यूएस ईरान शांति समझौते ने भारतीय बाजार में नई जान डाल दी है। बाजार में जोरदार रफ्तार है। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो ज़बरदस्त मोमेंटम है। कच्चे तेल की नरमी ने भी मार्केट को बड़ी राहत दी है, लेकिन एक रिस्क जो मार्केट के लिए ओपन हुआ है वो है कमज़ोर मॉनसून और इसका तिमाही नतीजों पर इम्पैक्ट, साथ ही अब तक जो कच्चे तेल के हाइज रहे हैं उसका इम्पैक्ट। इस माहौल में म्यूचुअल फंड निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्या अग्रेसिव होकर पैसा डालने का मौका है या सिर्फ अपनी एसआईपीज़ को कंटिन्यू करें? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे साथ डीएसपी म्यूचुअल फंड के को हेड इक्विटीज़ रोहित सिंघानिया जुड़े हैं। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो इस समय सवाल यही कि क्या लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए ये सही समय है या वो समय जा चुका है? अभी अगर किसी को इस मार्केट में इन्वेस्टिंग करनी हो और होराइजन लंबा हो तो क्या यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे? अनुज, जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, राइट, लमसम का क्वेश्चन आता है या एसआईपी, मेन है इन्वेस्टर को देखना है उनका टाइम होराइजन क्या है। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन। और टू, हम आज इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, राइट? तो यही अगर हम फरवरी में बात कर रहे होते, हमारा क्या थॉट था कि ऑयल को फंडामेंटली $75 से ऊपर होने की कोई रीजन नहीं है। हमारी अर्निंग्स ग्रोथ बॉटम हो रही है, ग्रेजुअली एक दो क्वार्टर में पिकअप होएंगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मैक्रोज ठीक है। ये लास्ट 3 महीनों में क्या चेंज हो गया कि जो अर्निंग्स ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जून क्वार्टर से स्टेबलाइज हो जाएंगी, शायद वो 1-2 क्वार्टर से डिले हो गई हैं। मैक्रो स्टेबिलिटी जो लग रहा था विद ऑयल बीइंग एट $100+, बट गवर्नमेंट ने इन टर्म्स ऑफ करेंसी के लिए काफ़ी चीज़ें करी हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंट एफसीएनआरबी का जो ने स्कीम निकाली है। जब मैं ये सबको कंबाइन करता हूँ, मुझे लगता है जो मेरा फरवरी में व्यू था, वो शायद 2-3 महीने से डिले हो गया है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स पिकिंग अप, मैक्रो बीइंग गुड, ओवरऑल स्टेबिलिटी बीइंग देयर। तो मुझे लगता है आज के दिन भी अगर आपका 2 या 3 साल से ज़्यादा टाइम होराइज़न है, अगर आप लमसम भी डाल रहे हो तो मैं उससे ठीक हूँ, खुश हूँ। एसआईपी इज़ ऑलवेज़ अ बेटर ऑप्शन बिकॉज़ आपको एवरेज करने का मौका मिलता है। पर आज जिस तरह द मार्केट है, जो एक्सपेक्टेशन है कि वॉर खत्म हो गई है, क्रूड जो हम 3 महीने पहले सोच रहे थे वो वापस उधर ही आ जाएगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स बेटर होएँगी, बैंकों की कंपनियों की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। तो अगर आज कोई 3 साल का व्यू लेके लमसम भी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मैं उसको मना नहीं करता हूँ। ओके, तो एक सवाल, क्योंकि अभी हम जो बात कह रहे हैं कि वॉर तो ख़त्म हो चुकी है, क्या मार्केट की दिक्कतें भी ख़त्म हो चुकी हैं? और इस मार्केट में जिस तरीके की सेलिंग थी उसके बावजूद जो मार्केट का प्राइस एक्शन है, क्या कहीं ना कहीं ये आपको बता रहा है कि एक मार्केट में रेजिलियंस है और यहाँ से एक बड़ी और तेज़ बुल मार्केट की शुरुआत हो सकती है? देखिए अनुज जी, बड़ी और तेज बुल मार्केट की तो मैं आपको अभी नहीं कह सकता कि शुरुआत हो सकती है कि नहीं। बट आपको जो मैं बताता हूँ, जो दिक्कतें अपनी बोली, राइट, अभी सब दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं। हमारे यहाँ आपने शुरू में बोला जैसे एल नीनो, राइट, वीक मानसून की संभावना है, वो अभी हमें भी लग रहा है। बट अगर हम हिस्ट्री देखें, राइट, पिछले 20-25 साल, अगर एक साल ही अगर वीक मानसून होता है तो वो अगले साल ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। आज के दिन हमारे रिजर्वॉयर लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारी व्हीट और राइस की जो इन्वेंट्री है वो भी काफ़ी ठीक है। तो अगर ये 1 साल का फिनोमेना है तो उसके लिए मैं ज़्यादा वरी नहीं करूँगा। तो आज के दिन हाँ, एल नीनो एक वरी है, बट क्या उसके कारण मेरा अगले 1, 2, 3 साल का व्यू चेंज हो रहा है? वो नहीं हो रहा है। हमारे वाटर लेवल्स हायर हैं, इरिगेशन बेटर हो गया है, एक रूरल इनकम बेटर है लास्ट 2-3 साल से। सो आई वुड से अगले 3 साल मुझे अच्छे लग रहे हैं मार्केट्स के लिए। बट बुल रन कहने के लिए सब चीज़ें ना, जैसे अब हम जब स्टॉक लेते हैं, तो 4-5 चीज़ें हमें चाहिए जो टिक मार्क होनी चाहिए। तो अगर आज आप बुल रन की बात करेंगे तो आई एम नॉट इन द कैंप कि बुल रन शुरू होने वाला है। बट या जो पिछले 2-3 साल हुए हैं उससे कंपैरेटिवली अगले 3-4 साल मुझे मच बेटर लग रहे हैं। ये मॉनसून कितना बड़ा रिस्क है आपके हिसाब से? क्योंकि लास्ट 2023 में हमने इस तरीके का मूव देखा था, लेकिन वो साल हमारे लिए अच्छा रहा था एक्चुअली। लेकिन कंसिडरिंग हमारी काफ़ी डिपेंडेंस है मॉनसून पर, और अभी अभी हम एक मैक्रो शॉक से उभरे हैं, अभी तक उम्मीद कर रहे हैं कि उभरे हैं। यू नेवर नो, एज यू सेड, कि अभी डिटेल आएंगी डील की। अगर हम मान भी लेंगे चलिए कच्चा तेल वाली दिक्कत सॉल्व हो गई, अब पानी कितनी बड़ी दिक्कत हो सकता है हमारे लिए मॉनसून? जैसे मैंने आपको कहा, अभी इसका जवाब मैं कैसे दूँ? लास्ट 20 साल में जो हमारे हिस्ट्री रही है, राइट? अगर आप देखेंगे 2013-2014 में 2 साल आई थिंक कंटिन्यूअस वीक मॉनसून थे।
तो अगले साल बहुत खराब था। इसलिए अब जाएं कि अगर एक साल ही वीक मानसून होता है तो उसके अगले साल इम्पैक्ट नहीं आता है अगर मानसून कम्स। राइट नाउ द व्यू इज it is a 1 year phenomena. And if it is a 1 year phenomena, I think one should not be worried in terms of corporate earnings, rural asset quality, rural consumption. आज के दिन हम जो भी बैंक से बात कर रहे हैं, जो स्मॉल लोन्स देती हैं, स्मॉल इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ उनके कलेक्शन जो बोलते हैं ना, उन लोग कलेक्शन, उनको पैसा लेना पड़ता है जिनको उन्होंने लेंड किए हैं, उसमें कहीं स्ट्रेस नहीं आ रहा है। तो आई थिंक येस इट्स अ वरी, वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट इट, बट इज दैट वरी अ बिग इन माई इन्वेस्टमेंट आर्ग्यूमेंट कि भाई इस कारण मैं कुछ ही नहीं करूंगा या मेरे फंड में मैं बहुत कैश रखूंगा? मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। दैट इज वाई सेम थिंग आई एम टेलिंग इन्वेस्टर्स, यस एल नीनो वी हैव टू लुक आउट फॉर, बट कैन इट बी अ बिग वरी? आज के दिन वो मेरे एस्टिमेट्स में, अजम्पशंस में नहीं है अनुज जी। चलिए, अच्छा, इस समय सेक्टोरल एरिया पे क्या अप्रोच रखी जाए, क्योंकि बैंक्स एनबीएफसीज में शानदार बाउंस बैक आया है पिछले एक महीने में। ऑटो, रियल एस्टेट, यहाँ पर हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी थी वॉर के टाइम पे, जब कच्चा तेल उछला था और कमोडिटीज़ में अच्छा खासा जंप आया था। तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स हैं जो बैकबोन रहे हैं हमारी मार्केट के, इनमें क्या अब ओवरवेट होने का समय है वापस? तो अनुज जी, अगर आप मेरे पोर्टफोलियो देखेंगे जो मैं मैनेज करता हूँ, उसमें बैंक सबसे ज्यादा ओवरवेट है, करेक्ट। उसके बाद ऑटो, उसके बाद हेल्थ केयर, और फिर एनर्जी कंपनीज। तो मेरा ये मानना है, जब हम ओवरवेट अंडरवेट की बात करते हैं, कि वो बिजनेस में क्या एक्सपेक्टेशन है, कितनी ग्रोथ आएगी अगले 1 2 3 साल। अगर आपको ग्रोथ पे कॉन्फिडेंस है, आज के दिन आप उसके लिए क्या पे कर रहे हो, राइट, उसके लिए आप क्या वैल्यूएशन दे रहे हो। जब मैं इन दोनों एस्पेक्ट्स को कंबाइन करता हूँ, एक बिजनेस आउटलुक, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और उसके ऊपर मैं आज के दिन उसके लिए क्या वैल्यू कर रहा हूँ, मुझे लगता है बैंकिंग इज वन स्पेस टू बी इन। सेकेंडली, ऑटो में अभी क्या है, आप देखें, विद द रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज, सभी सभी को पता है कि फर्स्ट हाफ के शायद एबिटा मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, ये कंपनीज के काफी गिर जाएंगे। बट इवेंचुअली जब नॉर्मलाइजेशन आएगा, जब क्रूड वापस गिरेगा, थोड़े मेटल कमोडिटीज वापस गिरेंगे, तो वो आज के दिन जो हमें हेडविंड लग रहा है, शायद 6 महीने बाद उनके लिए टेलविंड हो जाए। तो यस, नियर टर्म में क्या होता है, इतनी सारी नॉइजेज होती हैं, इतने डेटा पॉइंट्स आते हैं, तो हम लोग लॉन्ग टर्म व्यू भूल जाते हैं। ये भाई हम 3 महीने पहले, 6 महीने पहले ये सेक्टर के बारे में क्या सोच रहे थे। तो कीपिंग दोज एस्पेक्ट्स इन माइंड, जस्ट टू रिट्रेट, आई थिंक बैंकिंग, ऑटो एंसिलरी, हेल्थ केयर, थोड़े बहुत ऑयल एंड गैस कंपनीज में सबसे ज्यादा ओवरवेट में हूँ। आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट काफ़ी डिवाइडेड है। प्राइस डैमेज तो ज़बरदस्त हुआ है, वैल्यूएशंस कोविड के लेवल से भी नीचे आ गए हैं कई केसेस में। लेकिन अभी तक इन कंपनियों में कोई ऐसे साइन नहीं दिखे हैं कि कुछ रिवाइवल है। और एक आध कंपनी जैसे HCL टेक वगैरह ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं ज़रूर एआई में, और कुछ मिड कैप आईटी कंपनियों ने अच्छा किया है। लेकिन ओवरऑल आपका क्या व्यू है सेक्टर पर? सो आई थिंक, अगर आप पूछोगे मुझे, अगले पिछले 3 महीने से मैं थोड़ा आईटी सेक्टर में कंफ्यूज हूँ, टू बी वेरी फेयर विथ यू। बिकॉज अगर आप देखें, जो बिजनेस आउटलुक होता है ना, जैसे मैंने आपको ऑटो, बैंक्स और हेल्थ केयर के बारे में बताया, आज के दिन वो बिजनेस आउटलुक स्टिल मेरे दिमाग में अनसर्टिनिटी है उसमें, कि भाई प्राइस इरोजन जो होता है, आज जो ये कंपनीज अपने क्लाइंट को चार्ज करती हैं पर आवर, पर डे, वटेवर, वो और कितना कम हो सकता है। प्लस जो इनके आज के दिन जो मार्जिन बन रहे हैं, क्या क्लाइंट बोलेगा भाई मार्जिन कम करो? आई थिंक स्टिल, एटलीस्ट फॉर मी, आई एम इन अ वेट एंड वॉच पोजीशन कि भाई क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस कंपनीज। बिकॉज स्टॉक्स जो गिरे हैं, वो खाली स्टॉक्स नहीं गिरे हैं, साथ में जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन थी वो भी काफी कम हो गई है। तो आई विल नॉट जस्ट गो बाय टुडे सेइंग कि भाई स्टॉक 100 का 80 हो गया है या 70 हो गया है, तो सस्ता हो गया है, लेना चाहिए। उसके साथ उसके बिजनेस फंडामेंटल्स भी थोड़े गिर गए हैं। तो जब तक बिजनेस फंडामेंटल्स में कन्विक्शन नहीं आएगा अनुज, आई विल नॉट बी जस्ट बाइंग देम और एडवाइजिंग टू बाय देम सेइंग कि स्टॉक प्राइस कम हो गए हैं। तो एज आई सेड, मेरा काम अभी, वी आर स्टिल वर्किंग कि भाई कितना इरोजन हो सकता है। खाली स्टॉक प्राइस को मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि खाली स्टॉक प्राइस को देख रहा होता, शायद पिछले महीने, 1 महीने पहले मैंने मेरे पोर्टफोलियो में ऐड किया होता। तो आज के दिन अगर आप मेरे दोनों पोर्टफोलियोज देखेंगे, जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज हैं, आईटी भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल वेट। वी आर वेटिंग फॉर मोर डेटा पॉइंट्स टू कम आउट टू टेक अ डिसिसिव कॉल ऑन आईटी। अच्छा, एक एक आखिरी सवाल। आपने एनर्जी का मेंशन किया। एनर्जी काफ़ी वाइड बास्केट है, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट इसके अंदर जिसमें आप ज़्यादा बुलिश हैं? तो देखिए आप, जो हमारी ओएमसीज हैं, राइट, हमारे गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, तो इनमें क्या हुआ पिछले
अगेन बिकॉज इन्वेस्टर्स हर वक्त जो नियर टर्म में होता है हम वो याद रखते हैं, जो 3 महीने 6 महीने पहले जो हम सोच रहे थे वो भूल जाते हैं। तो 3 महीने 6 महीने हम क्या सोच रहे थे कि क्रूड 70-75 से ऊपर नहीं होएगा, नेचुरल गैस की डिमांड अच्छी हो रही है, सप्लाई भी ठीक है, उसमें मार्जिन कंपनी अच्छी बनाएंगे। विद दिस वॉर कमिंग इन, सब सोच एकदम सब उल्टी हो गई कि अभी ये बिजनेसेस सब डूब जाएंगे। और नाउ विद नॉर्मलसी कमिंग इन, जो बिजनेस होता है उसके जो ड्राइवर्स होते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के, प्रॉफिट ग्रोथ के, मुझे लगता है ये सेगमेंट में वो वापस आएंगे। तो जो हमारे हम जनवरी फरवरी में सोच रहे थे कि बिजनेसेस की अर्निंग्स कैसी होंगी, ग्रोथ कैसी होंगे, दे विल कम बैक। तो जैसे मैंने ऑटो को आपको बोला राइट, जो हेडविंड्स थी टेलविंड्स हो रही है मार्जिन में, तो ये सेक्टर के लिए भी सेम होने वाला है कि जो हमारे कॉस्ट बढ़े गैस के, एलपीजी के, क्रूड के, एक बार जब वो रिवर्स होना चालू होंगे और मार्केट सेलिंग प्राइस में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, तो अगेन जैसे मैंने ऑटो में बोला हेडविंड्स टर्निंग इनटू टेलविंड्स, ये सेक्टर में होएगा। तो दिस इज व्हाई इट मेक्स मी बुलिश इन दीज नेम्स। ओके, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रोहित जी। शुक्रिया आज अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू अनुज। ओके, जुड़े हैं मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ मोहित गांग। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड फंड्स पर। मोहित, सबसे पहले शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल ये कि क्या इन्वेस्टर्स को कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड फंड्स की वाकई में ज़रूरत है, या फिर वो सिंपली कुछ डेट और इक्विटी फंड्स का मिक्स उठा लें? बहुत बहुत धन्यवाद अनुज शो में बुलाने के लिए। तो देखिए, आई थिंक अगर हम हाइब्रिड कैटेगरी को बहुत ही सरल भाषा में डिफाइन करना चाहें, तो ये एक प्रोडक्ट के अंदर में पूरा पोर्टफोलियो है अपने आप में, राइट? एंड अनुज, जब हम निवेश करते हैं तो सिर्फ हम रिटर्न को नहीं देखते हैं, हमको अपने निवेश का रिस्क भी देखना होता है। और जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वोलेटिलिटी की। अब होता यह है कि जो एक आम निवेशक है वो अपने आप से वोलेटिलिटी को या रिस्क को मेजर नहीं कर सकता, और उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में रेगुलर रीबैलेंसिंग या चेंजेस नहीं कर सकता। बिकॉज अगर हमें रिस्क को या वोलेटिलिटी को मेंटेन करना है, एज एन पोर्टफोलियो में मैनेज करना है, तो हमें कंटिन्यूअसली अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना पड़ेगा, उसे डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और अच्छे से एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा। सारे निवेशक अपने आप से ये कर नहीं सकते, और इसीलिए मुझे लगता है कि बैलेंस्ड फंड या हाइब्रिड फंड जो है हर पोर्टफोलियो में इस पूरे प्रोसेस का काम करता है। तो जैसा मैंने कहा कि ये अपने आप में एक पूरा पोर्टफोलियो है एक प्रोडक्ट के अंदर में। तो आपने एक प्रोडक्ट ले लिया, उसी के अंदर में आपको एसेट एलोकेशन मिल रहा है, डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, आपका इक्विटी और डेट का रेशियो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, और कहीं-कहीं आपको कमोडिटीज और रीट्स और ये सब भी मिल रहे हैं। तो एक पूरा अपने आप में एक डाइवर्सिफिकेशन और रीबैलेंसिंग शामिल होता है इसके अंदर में, इसलिए शायद कहीं न कहीं इसकी ज़रूरत पोर्टफोलियोज में रहती है। ओके, चलिए, एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर हम कंपेयर करें बैलेंस एडवांटेज फंड्स को और इक्विटी सेविंग्स फंड को, तो इसमें क्या फ़र्क होंगे, और इन्वेस्टर्स को इसमें अगर चूज़ करना हो तो किस चीज़ का ध्यान रखना होगा? जी। अनुज, देखिए, हाइब्रिड कैटेगरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी और वास्ट कैटेगरी है। कुछ 6-7 तरह के हाइब्रिड फंड्स हैं। आपके पास में बैलेंस एडवांटेज है, आपके पास में डायनामिक एसेट एलोकेशन है, इक्विटी सेविंग्स है, और हाइब्रिड अपने आप में कंजर्वेटिव, मॉडरेट, अग्रेसिव हाइब्रिड और इक्विटी सेविंग्स। तो बहुत तरह-तरह के इसमें का एक अलग अपने आप में रोल होता है। बैलेंस एडवांटेज वो कैटेगरी है जहां पर आपका जो इक्विटी और डेट का मिश्रण है वो रेगुलरली चेंज होता रहता है मार्केट के लेवल्स के साथ साथ। तो फंड मैनेजर यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव कॉल लेते हैं कि कितना इक्विटी और कितना डेट रखना है। ये टिपिकली दो तरह से हो सकता है। ये काउंटर सिक्लिकल अप्रोच हो सकती है, ये प्रो सिक्लिकल अप्रोच हो सकती है। यानी काउंटर सिक्लिकल ज्यादा चलता है बैलेंस एडवांटेज में, यानी जब इक्विटी के वैल्यूएशंस हाई लग रहे हैं तो वो इक्विटी से निकलकर डेट बढ़ा देते हैं, और वाइस वर्सा। प्रो सिक्लिकल वो होता है कि अगर इक्विटी अच्छा कर रहा है तो आप इक्विटी में और अनुपात बढ़ा रहे हैं, तो वो थोड़े से फंड कम है मार्केट में। बट बैलेंस एडवांटेज आपको एक मिश्रण देता है इक्विटी डेट का, एक फॉर्मूला बेस्ड रीशफलिंग होती रहती है, चाहे वो पी रेशियो पर हो, पीबी रेशियो पर हो, या किसी और फॉर्मूला पर हो, बट यहाँ पर डेट इक्विटी का शफल चलता रहता है। इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी जो है अनुज, वहां पर जो नेकेड इक्विटी है या ओपन इक्विटी है वो 10 से 15% ही होता है। बाकी का 50% ऑलमोस्ट आर्बिट्राज में होता है। तो टोटल मिलाकर इक्विटी का रेशियो जो है वो 65 या 65 के ऊपर आ जाता है, और इसके कारण उन्हें इक्विटी टैक्सेशन मिल जाता है, और बचा हुआ 30 से 35% ये लोग डेट में डालते हैं। तो ये काफी सेफर कैटेगरी है। दिस इज मोर अ पार्किंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अ 1 to 2 ईयर पर्सपेक्टिव, कि अगर किसी को 1-2 साल के लिए पैसा डालना है और इक्विटी टैक्सेशन का फायदा लेना है,
तो इक्विटी सेविंग्स बिकम्स अ ग्रेट कैटेगरी। बट अगर किसी को लेट से बहुत ऊंचे स्तर के मार्केट पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो देन बैलेंस एडवांटेज कैन बी अ गुड कैटेगरी। किसी को रीबैलेंसिंग से बचना है अपने आप तो बैलेंस एडवांटेज कैन बी गुड कैटेगरी, एंड इवन फॉर रिटायर्ड पर्संस आई थिंक बैलेंस एडवांटेज कैन बी अ वेरी गुड कैटेगरी। अच्छा, अब हाइब्रिड फंड्स की बात करें और अगर किसी का 3 से 5 साल का होराइजन हो तो क्या चुने? मल्टी एसेट फंड जिसमें गोल्ड भी हो, कमोडिटीज भी हो, या फिर ट्रेडिशनल एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स? जी, आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है अनुज। ऑनेस्टली आई थिंक इसमें हमें देखना पड़ेगा कि आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है। लोग, अगर आप इक्विटी पे बुलिश हैं और आपके पास में 3 से 5 साल तक का समय है, देन आई विल गो विद अग्रेसिव हाइब्रिड, बिकॉज यहाँ पर इक्विटी जो है वो ऑलमोस्ट 75 टू 85% के बीच में रहता है और बचा हुआ 10 से 20% का अनुपात जो है वो डेट में रहता है। तो यू आर गोइंग अग्रेसिव ऑन इक्विटी विद थोड़ा सा कुशन ऑफ सेफ्टी जो आपको डेट प्रोवाइड करता है। मल्टी एसेट जब आप जाएंगे तब आपको पूरी तरह से अपने इक्विटी को भी हेज करना है, इन्फ्लेशन को भी हेज करना है, करेंसी को भी हेज करना है और ओवरऑल एक अच्छा एसेट एलोकेशन बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में 3 एसेट क्लासेस रहेंगे, इक्विटी, डेट एंड कमोडिटीज। मिनिमम 10% एलोकेशन तीनों में होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है। कमोडिटीज टिपिकली आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 20% के आसपास है सारे ही मल्टी एसेट फंड्स में। कुछ कुछ मल्टी एसेट फंड्स में थोड़ा सा इंटरनेशनल एलोकेशन भी होता है, थोड़ा रीट इन्विट भी होता है। जब से रीट्स को इक्विटी में क्लासिफाई कर दिया है तो इन्विट का अनुपात बढ़ गया और रीट्स इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इक्विटी होल्डिंग। तो आपको जब एसेट एलोकेशन करना है, सारे तरह के एसेट्स अपने पोर्टफोलियो में भरने हैं, थोड़ा सा करेंसी और इन्फ्लेशन को भी हेज करना है, देन आई वुड गो फॉर मल्टी एसेट। और अगर मुझे थोड़ा अग्रेसिव इक्विटी कॉल ही रखना है बट विद सम कुशन ऑफ सेफ्टी, देन आई विल गो विद अग्रेसिव हाइब्रिड। ओके, चलिए ये बात हो गई हाइब्रिड फंड्स की। अब एक और टॉपिक जो हम डिस्कस करना चाहते हैं मोहित, वो है डेट और आर्बिट्राज। क्योंकि डेट फंड्स का जो इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म हुआ है, तो उसके बाद क्या जो लो रिटर्न आर्बिट्राज फंड्स हैं, इट मेक्स मोर सेंस कि वहाँ पर इन्वेस्ट करें? इस पर आपका व्यू क्या होगा? तो एब्सोल्युटली अनुज, आई थिंक इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो जितना एचएनआई रिटेल पैसा डेट में था वो काफी हद तक पिछले 1-2 साल में मूव कर कर आर्बिट्राज या फिर इक्विटी सेविंग्स जैसी कैटेगरी में जा रहा है और अब थोड़ा बहुत एसआईएफ में भी जा रहा है, राइट। तो आर्बिट्राज आपको हेज्ड इक्विटी देता है। यहाँ पर आपकी कोई भी ओपन इक्विटी पोजीशन नहीं होती है और टिपिकल 65% तक का जो इक्विटी रहता है वो आपको इक्विटी टैक्सेशन दिला देता है, यानी 1 साल के ऊपर सिर्फ 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है, में भी 1.25 लाख तक का गेन एग्जेम्प्ट होता है, एंड लेस देन 1 ईयर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स से कंपेयर करूं अनुज, तो आपको पूरा मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन है और अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट में कुछ नहीं रह गया। तो कंपैरेटिवली अगर मान लीजिए सिमिलर नेचर ऑफ फंड आर्बिट्राज आज की डेट में प्री टैक्स प्री एक्सपेंस आपका यील्ड चल रहा है करीब 7 से 7.5% का, और डेट में भी अगर आप देखें तो अल्ट्रा शॉर्ट लो ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म फंड्स इनका यील्ड चल रहा है 7 से 7.5%। बट पोस्ट टैक्स में जब दोनों को एनालाइज करूंगा तो डेट का रिटर्न गिर के 5.5 के आसपास आ जाता है, बट आर्बिट्राज का रिटर्न जो है वो 6.5 के ऊपर रहता है। तो उस लिहाज से आर्बिट्राज बिकम्स अ वेरी वेरी एफिशिएंट कैटेगरी फॉर शॉर्ट टर्म पार्किंग। बस इसमें एक ही है कि आर्बिट्राज के रिटर्न्स जो है वो लीनियर नहीं होते हैं, वो थोड़ा ज्यादा वेरी करते हैं मंथ ऑन मंथ। तो फिलहाल अगर पिछले 2 महीने से देखें तो आर्बिट्राज के रिटर्न्स 8-8.5% के आसपास चल रहे हैं, बट उससे पहले का जो माहौल था वो आर्बिट्राज के रिटर्न 4 से 5.5% भी आ रहे थे। तो ओके, थोड़ा सा वेरिएशन ज्यादा है। अगर आपका 6 महीने से ऊपर का होराइजन है तो डेफिनेटली आप आर्बिट्राज में जा सकते हैं। उससे कम का अगर होराइजन है तो आई वुड स्टिल प्रेफर टू बी इन लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। ओके। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं टैक्स की और इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म वैसे भी हो चुका है, तो टैक्स एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे फिर इन्वेस्टर्स के लिए अगर फिक्स इनकम से ही रिलेटेड उनको फंड्स चुनने हो तो? जी, आई थिंक नंबर 1 चॉइस अनुज रहेगी आर्बिट्राज फंड्स में ही। तो कैटेगराइजेशन इसका इक्विटी है फॉर टैक्सेशन पर्पस, बट इसका जो रिटर्न प्रोफाइल है वो फिक्स्ड इनकम के बराबर का है। तो नंबर 1 चॉइस इज आर्बिट्राज अगर आप 6 महीने से ऊपर पार्किंग करना चाहते हैं। अगर आप 1 साल से ऊपर पार्क कर सकते हैं अनुज, देन आई वुड से कि आपके पास में अब एसआईएफ एक कैटेगरी आ गई है जहां पर जो हाइब्रिड एसआईएफ है, हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट एसआईएफ, उसमें कुछ कुछ एसआईएफ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी ओपन इक्विटी पोजीशन नहीं लेते और प्योर प्ले आर्बिट्राज प्लस प्लस कैटेगरी के जैसे बिहेव करते हैं। तो वो भी एक अच्छी कैटेगरी उभर कर आ रही है।
अगर आपके पास में 2 साल से ऊपर का होराइजन है, तो एक इनकम प्लस आर्बिट्राज करके एक कैटेगरी है, वो भी एक अच्छी कैटेगरी हो सकती है। बट ऑल इन ऑल सिंप्लिसिटी के हिसाब से, ईज़ ऑफ ट्रांज़ैक्शन के हिसाब से, टैक्सेशन के हिसाब से आई थिंक नॉर्मल आर्बिट्राज फंड जो है, वो एक बेस्ट चॉइस है फिलहाल के माहौल। ऑल राइट मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगता है हमेशा। थैंक यू सो मच आज अपना समय देने के लिए। थैंक यू अनुज। चलिए, CNBC आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आज के लिए इतना ही। न्यूज़ और व्यूज़ के लिए आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।